नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका हमारे साइंस की क्लास में। हम लोग क्लास 6 की साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 9 चैप्टर तक पढ़ लिया है। आज हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। सजीव विशेषताओं, सजीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेनली उनकी विशेषताओं को हम लोग क्या करेंगे, अन्वेषण करेंगे, मतलब उनके बारे में जानेंगे। सजीव के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरा चैप्टर देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। और आपको और भी वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उससे आप लोग अन्य वीडियो भी इस चैप्टर के, मतलब इस बुक के, जिज्ञासा बुक के और भी चैप्टर जो 1 से लेकर 9 तक आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पाठ को। इस चित्र को हम लोग ध्यान से देखते हैं। इस चित्र में क्या दिखाया गया है, सब लोग ध्यान से देखिए। अवधि और आयुष अपने माता पिता के साथ सुबह सैर के लिए जाते हैं। अवधि घोंघे के कुछ खोल देखती है और उन्हें उठाने लगती है। उसकी माताजी उसे ऐसा न करने के लिए कहती है और बताती है कि यह खोल एक जीवित घोंघे का घर हो सकता है। आप लोग घोंघा देखे होंगे, वैसे ये दो बच्चे हैं, अवधि और आयुष। ये जो दो बच्चे हैं, अवधि और आयुष, ये क्या है, अपने माता पिता के साथ कहाँ गए हैं, सैर के लिए निकले हैं। और इन्होंने क्या देखा है, घोंघा देखा है। क्या देखा, ये देखिए, ये जो घोंघा है, ये जीव आप लोग देखे होंगे, शंख की तरह घूमा घूमा रहता है। ये क्या है, ये बच्चे इनको नहीं जान रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। तो इनके माता पिता ने बताया कि ये क्या है, जीव है ना, क्या है, ये जीव है। अवधि और आयुष को आश्चर्य होता है कि एक खोल जो हिल भी नहीं रहा है, उसके अंदर कोई सजीव प्राणी हो सकता है। बाद में विद्यालय जाने पर अवधि और आयुष अपने मित्रों के साथ उस घटना को साझा करते हैं। उनको क्या हुआ, आश्चर्य हुआ कि अरे, जो हिल डुल नहीं रहा वो भी जीव है। अभी तक बच्चे क्या देखे, यही देखे हैं कि जो हिलता डुलता है, चलता है, वही इसी में क्या है, जीव है। लेकिन ये घोंघा है, क्या है, एक जगह पे पड़ा हुआ है। तो इनके माता पिता ने बताया कि इसमें क्या है, जीव है। तो बच्चे थोड़ा क्या हुए, आश्चर्यचकित हुए कि इसमें भी जीव है। वे अपने शिक्षक के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो खोल हिल भी नहीं रहा था, वह एक सजीव घोंघे के शरीर का एक अंग कैसे हो सकता है। शिक्षक कक्षा में सजीव और निर्जीव पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो बच्चे जाते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं और अपने शिक्षक से पूछते हैं कि हमने आज एक देखा है, एक जीव देखा है, सजीव घोंघा देखा है, उसका एक शरीर है, उसको हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा, तो कैसे सजीव है। अभी तक तो हमने देखा था जो हिलते डुलते हैं, चलते हैं, वो सजीव होते हैं, लेकिन ये तो एकदम एक जगह पे स्थिर है, ये कैसे सजीव हुआ। तो शिक्षक उनको कक्षा में चर्चा करता है, सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, उसकी चर्चा को कक्षा में प्रारंभ करता है। तो सजीव और निर्जीव के बारे में चर्चा प्रारंभ हो जाती है। तो इसके लिए एक क्रियाकलाप सुझाया गया है। एक क्रियाकलाप देखते हैं कि हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं। अपनी कक्षा में चारों ओर देखें, आपको अनेक उदाहरण मिल सकते हैं, जैसे पेंसिल जो आपने पकड़ी हुई है, पुस्तक जो आप पढ़ रहे हैं, या खिड़की के पास एक कबूतर। इन्हें तालिका में सूचीबद्ध करें और आप अपनी समझ के आधार पर इन्हें सजीव व निर्जीव के रूप में पहचानें और स्तंभ 2 में भरें। इन्हें सजीव व निर्जीव में विभाजित करने के कारण का आधार स्तंभ 3 में भरें। तो ये जो तालिका है, इसको हमें भरना है, कौन सजीव है, कौन निर्जीव है, क्यों है ऐसा, सजीव क्यों है, निर्जीव क्या है, क्यों है, उसका क्या लिखना है, कारण लिखना है। तो इस तालिका को पूरा भरना है और अपने समझ का विकास करना है। वह क्या है जो सजीव को निर्जीव से पृथक करता है। क्या कारण है, वह क्या कारण है, रीजन है जो सजीव को निर्जीव से अलग करता है। तालिका को देखें, हमने जो ऊपर भी तालिका बताया उसको देखें। आपके विचार से एक पेंसिल निर्जीव और एक कबूतर सजीव क्यों है। मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है कि पेंसिल निर्जीव है और एक कबूतर सजीव है। आपके अनुसार सजीव प्राणियों और निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर होता है। पहचाने गए सजीवों में क्या समानताएं हैं। आपने पहचाना होगा कि गति एक ऐसी समानता है जो सभी सजीवों में होती है। क्या सभी जितने भी सजीव हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं, चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं, गति करते हैं। आपने कारों को सड़क पर चलते हुए देखा होगा,
तो क्या इसका अर्थ है कि कार सजीव होती है? भाई गति करते हैं, कार भी हमने देखा है, मोटरसाइकिल भी देखा है कि वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही, तो क्या वो सजीव है? नहीं, सजीव नहीं है। तो और अंदर गहराई से समझते हैं कि सजीव कौन होता है। ऐसे कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए जो आप तो कर सकते हैं लेकिन एक कार नहीं कर सकती। आप भी देखो, हम भी गति करते हैं, कार भी गति करती है, लेकिन इसके गहराई में और जाएंगे कि जो हम कर सकते हैं वो कार नहीं कर सकती है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, वृद्धि कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं ना, सांस लेते हैं, ये सब कार नहीं कर सकती। कार क्या है, एक मोटर है जिसको हम जो जैसा करते हैं वैसा वो चलती है। आप भी सजीव होने का एक अद्भुत उदाहरण है। जब भी आप अपने आसपास की वस्तुओं को सजीव व निर्जीव के समूहों में बांटने का प्रयास करें, आप उन वस्तुओं की तुलना स्वयं से कर सकते हैं। ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं? तो वो व्यक्ति खुद स्वयं एक क्या है, सजीव है, उसमें जीवन होता है, वो गति कर सकता है। तो हम लोग अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उनको सजीव और निर्जीव के समूहों में क्या करेंगे, अलग अलग बांटेंगे, विभाजित करेंगे। तो उनकी कौन सी विशेषताएं हैं, सजीव को एक तालिका में रख रहे हैं, निर्जीव को एक तालिका में। तो हम आगे देखेंगे सजीव और निर्जीव की अलग अलग विशेषताओं के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। तो ऐसी कौन सी विशेषता है जो आपको एक कार से अलग करने में सहायता करती है? जो भी हमने उदाहरण पढ़ा ना कि कार भी गति करती है, तो क्या सजीव में होगी? तो सजीव कार तो सजीव होती नहीं, वो क्या होती है, निर्जीव होती है। तो उसकी कौन सी विशेषताएं हैं जो उसको सजीव से अलग करती हैं, निर्जीव बनाती हैं? उदाहरण के लिए कार के आमाप आकार में आपने आवृत कार के आमाप आकार में आप वृद्धि नहीं होती है ना, अपने आप वृद्धि नहीं होती। कार में क्या होता है, अपने आप वृद्धि नहीं होती, वो जितनी बड़ी है खरीदेंगे उतनी बड़ी हमेशा रहेगी। और सजीव में क्या होता है, हमेशा वृद्धि होती रहती है। बच्चा छोटा रहता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि वह निर्जीव है ना, उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो निर्जीव है। तो एक विशेषता हमको यहाँ पे मिल गई कि जो सजीव होते हैं उसमें क्या होते हैं, आकार में वृद्धि होती है, और जो निर्जीव होते हैं उसमें आकार में वृद्धि नहीं होती। इससे पहले एक विशेषता क्या मिली थी सजीव निर्जीव में, उनमें गति में, है ना, कि गति सजीव क्या है, गति करते हैं, निर्जीव गति नहीं करते। लेकिन हमें कार का उदाहरण मिल गया, तो जिससे गति वाले विशेषता से हमें क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया। तो उसको और क्लियरिफाई करने के लिए उसके आकार को देखते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब कार को निर्जीव के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आपने किन विशेषताओं का उपयोग किया? सजीव होने की मूल विशेषताओं को पहचानने के लिए इसी प्रकार अपनी चर्चा को जारी रखिए। ऐसी कौन सी सामान्य विशेषताएं हैं जो सजीव को निर्जीव वस्तुओं से पृथक करती हैं? आइए उनके बारे में जानते हैं। अब हम और विशेषताओं को जानते हैं कि सजीव को निर्जीव से हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। क्या हम सजीव और निर्जीव के बीच अंतर करने के लिए गति को एक विशेषता मान सकते हैं? अपने आसपास की 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो अपने आप गतिमान हो सकती हैं। क्या हम गति को एक विशेषता मान सकते हैं सजीव और निर्जीव को अलग करने के लिए? ऐसे अपने आसपास की कुछ वस्तुओं को देखिए जो अपने आप से क्या करती हों, गति करती हों। बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। जितने मनुष्य होते हैं, इंसान होते हैं, वो भी गति करते हैं, जीव जंतु हैं वो भी गति करते हैं ना। तो कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे। क्या आपके अनुसार सूचीबद्ध की गई 5 वस्तुएं केवल इसलिए सजीव हैं क्योंकि वे स्वयं गतिमान हो सकती हैं? अब जंतुओं की भांति पौधे तो स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं, तो क्या आप उन्हें सजीव मानते हैं? देखो, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ये लोग तो गति करते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या है, एक स्थान पे जमे रहते हैं, वो तो गति नहीं करते। तो क्या इन्हें हम निर्जीव मानेंगे? नहीं, इनको निर्जीव हम नहीं मानेंगे, ये भी सजीव होते हैं। क्यों होते हैं उसको हम अभी आगे समझते हैं, उनकी क्या विशेषताएं और विशेषताएं। अब धीरे धीरे सजीव और निर्जीव के लिए और विशेषताएं अभी आगे आएंगी। यद्यपि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, लेकिन वो कुछ निश्चित प्रकार की गतियां प्रदर्शित करते हैं। पौधों में गति का एक उदाहरण है फूलों का खिलना, है ना, फूलों का खिलना। इनकी एक विशेष प्रकार की गति को, इस फूलों का खिलना एक प्रकार की गति ही हम मान सकते हैं। पौधों में गति का अन्य उदाहरण कीड़बच्छी पौधों में देखा जा सकता है।
कीट बच्ची पौधे अपने पोषण के लिए कीटों पर निर्भर होते हैं। कीट बच्ची पौधों का एक उदाहरण है ड्रोसेरा, है ना। एक कीट बच्ची पौधा होता है जो कीटों को खाता है, उसका एक एग्जाम्पल है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा क्या होता है वो इसमें जानते हो? ड्रोसेरा के फोटो दिया गया है। ड्रोसेरा का ये क्या है, इमेज है। इसकी जो पत्तियां होती है उसमें बाल टाइप के कुछ होते हैं और उनके जो रोए होते हैं उस पे आगे एक चिपचिपा पदार्थ होता है ना। ये चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, जीवों को आकर्षित करता है। जीवों को, ये जो दिए गए हैं ना, ये रोए जैसे हैं, बाल जैसे हैं, तो इसमें आगे वाले भाग पे आगे ऐसे कुछ ऐसे चिपचिपा पदार्थ होता है। तो यह क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है। तो कीट क्या होते हैं, इस पे आके बैठ जाते हैं, तो इस चिपचिपे पदार्थ में फंस जाते हैं, जिससे वो बाहर नहीं जा पाते। और क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे जो पत्तियां होती है, इस पे जो कीट फंसे होते हैं, पत्तियां जो धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, और जो कीट फंसा हुआ है वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका अवशोषण करने लगती है, उसके पोषक तत्वों को उससे प्राप्त करने लगती हैं। मेनली जो ड्रोसेरा होता है वो दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे अपने इंडिया में इधर बंगाल में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है। वहाँ पे दलदली क्षेत्रों में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये नाइट्रोजन की पूर्ति कहाँ से करता है, जो कीड़े फंस जाते हैं इसकी पत्तियों पे, उससे प्राप्त करता है। तो ये था ड्रोसेरा, कीट बच्ची पौधे के बारे में हम बताया आपको। आगे बढ़ते हैं। तो गति समझ रहे थे, पेड़ पौधों की गति। तो जैसे फूल खिलना, ये भी पौधों में एक तरह से गति है। ड्रोसेरा जो कीट बच्ची पौधे होते हैं, देखो जो पत्तियां बंद कर रही हैं कीट को, तो एक तरह से गति ही तो कर रही है। जैसे हम लोग हाथ से पकड़ते हैं किसी चीज को, तो क्या है, मोशन ही तो हो रहा है, हाथ में गति हो रही है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि पौधों में भी क्या होता है, गति होती है। ड्रोसेरा की पत्तियां तस्तरी के आकार की होती हैं, जिनमें असमान लंबाई वाले बाल जैसे अनेक तंतु होते हैं, जो भी हमने बताया ना कि रोए जैसे होते हैं, जिनके छोर पर चिपचिपा पदार्थ होता है। जब भी कोई कीट तस्तरी की सतह को स्पर्श करता है, बाल अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और अपने चिपचिपे छोर से कीट को जकड़ लेते हैं। अन्य कीट बच्ची पौधों में गति के प्रक्रम का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। आरोही लताएं भी अपने समीप रखी किसी वस्तु के चारों ओर लिपट जाती हैं। जो आपने देखा होगा, जैसे कोई पेड़ होता है, दूसरे पेड़ पे जो लताएं होती क्या है, ऐसे उसके सिकुड़ के मतलब उसे चारों राउंड राउंड करके क्या होते हैं, उस पर चढ़ जाती हैं। तो ये भी एक तरह से क्या है, गति का उदाहरण है। इसका तात्पर्य है कि भले पौधे के स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, फिर भी वे गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो गति करता है वो क्या होता है, सजीव होता है ना। तो गतिशीलता भी एक सजीव का क्या है, विशेषता है। आप अपनी तुलना अपने बचपन की तस्वीर से करें। क्या आप वह पोशाक पहन सकते हैं जो आप 4 वर्ष पहले पहनते थे? नहीं, क्योंकि आपके शरीर का आकार बड़ा हो गया है। इसका कारण आपके शरीर में वृद्धि है। देखो बचपन क्या होता है, बच्चा छोटा होता है, धीरे 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 क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, जो सजीव होते हैं उनके आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। तो वृद्धि भी एक तरह से क्या है, वृद्धि क्या है, एक तरह से विशेषता है सजीव का। किसकी विशेषता है, सजीव की। तो वृद्धि क्या है, एक सजीव का क्या है, विशेषता है कि जिसमें वृद्धि होगी वो क्या होंगे, सजीव होंगे। पौधे और अन्य सजीव भी वृद्धि करते हैं। क्या हम यह मान सकते हैं कि वृद्धि सजीवों की एक विशेषता है? तो हम मान सकते हैं कि वृद्धि क्या है, सजीवों की एक विशेषता है। पौधे भी छोटे होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो जो वृद्धि करता है वो क्या होता है, सजीव होता है। सजीवों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए भोजन पोषण की आवश्यकता होती है। ऐसे 5 सजीवों की सूचीबद्ध कीजिए जिन्हें वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। देखो वृद्धि करने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, उन्हें खाना खाना पड़ेगा, है ना। जैसे मनुष्य भोजन लेता है, पेड़ पौधे भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बिना भोजन के वृद्धि नहीं होगी। आप ऐसी प्रक्रिया के विषय में सोचिए जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। सामान्य रूप से चलने के बाद, दौड़ने के बाद और थोड़ा नृत्य करने के बाद आपके द्वारा प्रति मिनट ली जाने वाली सांसों की संख्या गिनिए। आंकड़ों को अंकित कीजिए। आप क्या पाते हैं? आप प्रत्येक स्थिति के बाद सांसों की संख्या में कोई अंतर देखते हैं? क्या आपने कुत्ते, बिल्ली, गाय और भैंसे जैसे अन्य जंतुओं की श्वसन प्रक्रिया पर ध्यान दिया है? जब वे विश्राम कर रहे हों, उनके पेट की गति को ध्यान से देखिए। देखो
हम लोग क्या करते हैं, जैसे दौड़ के आए है ना, कोई काम करके आए, थक जाते हैं, तो हमारी सांस क्या होती है, तेज चलने लगती है। हम लोग सांस क्या करते हैं, तेज लेते हैं, तो प्रति मिनट हमारी सांसों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरह हम जानवरों को देखो, जो बैठे रहते हैं, वो 1 मिनट में कितनी सांसें लेते हैं, या कुछ चल रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, तब उनके सांस को समझिए। तो जब मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो सांस की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। श्वसन प्रक्रिया में जब हम सांस अंदर की ओर खींचते हैं, वायु बाहर से हमारे शरीर में आती है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं, तो वायु हमारे शरीर से बाहर की ओर जाती है। सांस लेना श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है ना। जो हम लोग सांस लेते हैं, वो क्या है, श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधे की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। जो पत्तियां होती है, पत्तियां की निचली सतह पर देखिए थोड़ा खुरदरा होता है ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो क्या है, रंध्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, हवा का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। मनुष्य पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो उन छिद्रों के माध्यम से पौधे जो है गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये छिद्र पौधे के शरीर में वायु अंदर लेने और बाहर करने में सहायता करते हैं। अपने विद्यालय की वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ बातचीत कीजिए और उनसे अनुरोध कीजिए कि क्या वे आपकी कक्षा में सूक्ष्मदर्शी के उपयोग से रंध्रों को प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं। तो जो बड़ी क्लासों में होता है, जो बड़ी क्लास में बच्चे होते हैं, उनसे आप लोग बातचीत करिएगा कि लैब में वहाँ पे एक सूक्ष्मदर्शी होता है, माइक्रोस्कोप होता है, जिसके सहायता से हम पत्तियों के रंध्रों को देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी का क्या काम होता है, वो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। तो जो छोटे छोटे छिद्र होंगे, उनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। क्या आपने ग्रीष्मकाल के दौरान कमीज पर कांख के आसपास पड़ने वाले सफ़ेद धब्बों को देखा है? ये धब्बे पसीने के कारण पड़ते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलने वाले पसीने में जल और लवण होते हैं। शरीर से अपशिष्ट उत्पाद के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन क्या होता है, जो हम शरीर से गंदी चीज़ों को, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, उनको बाहर निकालना ही क्या है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन की परिभाषा क्या हो गई, शरीर के अपशिष्ट उत्पाद को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है ना। ये उत्सर्जन की परिभाषा हुई। तो पेड़ पौधे कैसे उत्सर्जन करते हैं, रंध्रों के माध्यम से। अब मनुष्य कैसे, मनुष्य को हमने गर्मियों में देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि मनुष्य जब गर्मी में आता है, पसीना आता है, तो पसीने के द्वारा बहुत सी टॉक्सिक चीज़ें जो शरीर की है, वो क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं। तो टॉक्सिक चीज़ों को बाहर निकालना ही क्या है, उत्सर्जन कहलाता है। तो मनुष्य भी करता है, पेड़ पौधे भी करते हैं। जंतुओं में उत्सर्जन के एक उत्पाद के रूप में मूत्र भी निर्मित होता है ना। जो मनुष्य होता है, मूत्र के रूप में और मल के रूप में, पसीने के रूप में, ये सब क्या है, उत्सर्जन के उसके भाग है। मतलब उत्सर्जन के रूप में ये लोग बाहर निकालते हैं। जंतुओं में उत्सर्जन के एक उत्पाद के रूप में मूत्र भी निर्मित होता है। क्या आप जानते हैं कि पौधे भी उत्सर्जन करते हैं? जैसे मनुष्य करता है, वैसे पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि पौधे पत्तियों की सतह पर अतिरिक्त जल और खनिजों को सूक्ष्म बूंदों के रूप में उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए घास, गुलाब, सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं। तो उत्सर्जन क्या हुआ, एक तरह से विशेषता हुई किसकी, सजीव की। इससे पहले हमने क्या विशेषता देखी थी, उनमें गति होती है, उनमें वृद्धि होती है, और तीसरा हमने क्या देख रहे हैं, उत्सर्जन होता है। तो पौधों में भी उत्सर्जन होता है। किसके द्वारा, जो रंध्र होते हैं, उन्हीं पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, उन्हीं के माध्यम से पौधों में उत्सर्जन होता है। आइए अब एक अन्य विशेषता पर ध्यान देते हैं। यदि बिना जूते पहने घूमते हुए अप्रत्याशित रूप से आपका पैर कांटे जैसी किसी नुकीली वस्तु पर पड़ जाए, या आप गलती से चाय का गर्म प्याला छू ले, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कांटे पर पैर पड़ना और गर्म वस्तु का छूना उद्दीपन है। कोई भी वस्तु या कोई घटना जो सजीवों को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, उद्दीपन कहलाती है। देखो हम लोग क्या, जैसे गर्म चीज छू लेते हैं, तुरंत हाथ बाहर हटा लेते हैं, है ना।
या कहीं कांटा लग गया तो तुरंत वहां से पैर हट जाता है, ये क्या है? उद्दीपन कहलाता है। तो उद्दीपन भी एक सजीव का क्या है? एक विशेषता है। सजीवों में क्या होगा? उद्दीपन पाया जाएगा। तो उद्दीपन की परिभाषा क्या हुई? कोई भी वस्तु या कोई घटना जो सजीवों को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, अनुक्रिया मतलब रिएक्शन करने के लिए प्रेरित करती है, वो क्या कहलाती है? उद्दीपन कहलाती है। आप भी 3 उद्दीपनों और उनके प्रति आपके शरीर में होने वाली अनुक्रियाओं को सूचीबद्ध कीजिए। जो भी आपके शरीर में होता है अनुक्रिया, उनको क्या करना है? सूचीबद्ध करना है। जैसे एक तो छूने से हो गया है ना, और कांटा लग जाए, है ना, या जैसे आपको जैसे कोई ऐसे चेहरे के सामने से हाथ ले आता है तुरंत आंख बंद हो जाती है, ये भी एक तरह से उद्दीपन का ही उदाहरण है। क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? जी हाँ, पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उदाहरणार्थ छुई मुई, है ना, छुई मुई का पौधा हम लोग देखे हैं, छूने से क्या होता है? मुरझा जाता है। तो भी क्या है? उद्दीपन कर रहा है ना, उद्दीपन वाला गुण इसमें विद्यमान है। पौधे को छूने पर वे अपनी पत्तियां बंद कर लेते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ पौधे सूर्यास्त के बाद अपनी पत्तियां बंद कर लेते हैं? विशेष तौर पर कुछ पौधों की एक दूसरे के सामने वाली पत्तियां आपस में पास आ जाती हैं। यह आंवले के पेड़ की बंद पत्तियों में देखा जा सकता है। समस्त सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अपने आसपास कुछ अन्य ऐसे पौधों का पता लगाइए जिनकी पत्तियां सूर्यास्त के बाद बंद हो जाती हैं। ये छुई मुई का पौधा है। छुई मुई में क्या होता है? छूने से क्या होता है? मुरझा जाता है। और जैसे आंवला होता है, आंवले में यह उद्दीपन की प्रक्रिया को हम लोग देख सकते हैं। इसमें क्या होता है? जब सूर्यास्त होता है तो पत्तियां क्या होती है? एक दूसरे के पास आ जाती हैं, अर्थात वो प्रकाश के प्रति क्या कर रही हैं? प्रकाश से प्रभावित होके अनुक्रिया कर रही हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि पौधों में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। आंवला और छुई मुई की पत्तियां इस प्रकार की अनुक्रिया क्यों करती हैं? उनके इस प्रकार के व्यवहार के लिए कौन सा उद्दीपन उत्तरदायी है? क्या आपने बिल्ली, कुत्ते या अन्य जंतुओं के बच्चों को देखा है? 5 अलग-अलग जंतुओं के बच्चों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या आपने किसी निर्जीव वस्तु जैसे पेंसिल, कुर्सी या बल्ब के बच्चों को देखा है? देखो, सजीव क्या होता है? उनका एक गुण होता है बच्चे पैदा करना, है ना, प्रजनन करना। क्या करना? प्रजनन करना। लेकिन जो निर्जीव होते हैं वो प्रजनन नहीं करते। प्रजनन का मतलब होता है अपने जैसे चीजों को निर्मित, मतलब अपनी जैसी वस्तु को जन्म देना। लेकिन जो निर्जीव होता है, जैसे कुर्सी हो गया, बल्ब हो गया, सब क्या होता है? अपनी जैसी वस्तु को जन्म देते हैं? नहीं देते। तो सभी सजीव जनन करते हैं। सभी सजीव क्या करते हैं? सभी सजीव जनन करते हैं। जनन अपनी तरह के नवजातों को जन्म देने की प्रक्रिया है। जनन क्यों अनिवार्य है? या जीवन की निरंतरता के लिए अनिवार्य है। तो जनन क्या होता है? अपनी तरह ही नवजातों, मतलब छोटे जो बच्चे होते अपनी तरह के नवजातों को जन्म देना ही जनन कहलाता है। जनन क्यों आवश्यक है? क्योंकि आगे जीवन चलता रहे, इसलिए जनन आवश्यक है। जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। जब कोई सजीव जीवित रहने के सभी संसाधनों जैसे भोजन, वायु और जल की उपलब्धता होने पर भी उपयुक्त सभी लक्षणों को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होते तो उसे मृत कहते हैं। मृत क्या होता है? जैसे जो मर जाए, है ना, जो मृत हो जाता है, उनमें जो जैसे जीवन है, जब जीवन रहता है शरीर में, तो क्या होता है? भोजन, वायु, जल की उपलब्धता होने पर वो सभी लक्षण प्रदर्शित करते हैं सजीवों वाला, जैसे गति का होना, वृद्धि का होना, है ना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना, है ना, और जनन करना। ये सब सारे लक्षण उसमें प्रदर्शित होते हैं। अगर ये लक्षण उसमें नहीं होंगे तो क्या है? मृत हो गए। मृत हो गया, जैसे शरीर मृत हो जाती है तो कोई भी अनुक्रिया नहीं करती, कोई भी उसमें लक्षण नहीं पाए जाते जो सजीवों वाले लक्षण हैं। तो जो जीवित रहने के लिए सभी संसाधनों की उपलब्धता होने पर भी उपर्युक्त लक्षण, मतलब जो भी लक्षण बताए गए हैं, जनन करना, वृद्धि करना, है ना, गति करना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना,
इन लक्षणों को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं? मृत कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत कहते हैं। उपयुक्त चर्चा से हम समझ सकते हैं कि सभी सजीवों में कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं। हमने जो विशेषताएं बताई वही विशेषता पाई जाती है ना। उदाहरण के लिए सभी सजीव गति प्रदर्शित करते हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, जनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं और अंततः मर जाते हैं। सजीवों के क्या लक्षण हो गए, है ना? गति प्रदर्शित करना, है ना, भोजन करना, है ना, वृद्धि करना, श्वसन करना, जनन करना और उत्सर्जन करना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना और अंततः मर जाना। ये सभी लक्षण क्या होता है? सजीव को दर्शाता है। क्या लक्षण जिसको दर्शाता है? सजीव को। अगर इनमें से कोई भी लक्षण नहीं है ना, एक भी लक्षण का अभाव है, तो वो क्या कहलाता है? निर्जीव कहलाता है। जो सजीव के लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, उनके अलावा अगर उसमें से एक भी विशेषता नहीं है तो क्या कहलाएगा? निर्जीव कहलाएगा। अब जबकि आप यह जान गए कि सजीव की पहचान कैसे किया जाए, क्रियाकलाप को पूरा करने के लिए तालिका के शेष 2 स्तंभ को भरिए। आप एक बीज को सजीव या निर्जीव किस श्रेणी में रखेंगे? क्यों? आइए जानें कि पौधों में इनमें से कुछ आवश्यक विशेषताओं का अन्वेषण करने के लिए एक बीज कैसे अंकुरित होता है। अब आगे हम लोग क्रियाकलाप करेंगे कि एक बीज जो हम डालते हैं जमीन पे वो कैसे अंकुरित होता है, उसमें कैसे अंकुरण निकलता। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां। बीज जो है अंकुरित होंगे उनके लिए क्या क्या जरूरी इम्पोर्टेंट स्थिति है, उनके लिए अनुकूल वातावरण क्या है, उनके बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे। क्या आपने बीज को अंकुरित होते हुए देखा है? आप जानने को उत्सुक होंगे कि बीज के अंकुरण के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। क्या आप अंकुरण के लिए आवश्यक किसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? आप कैसे जांच करेंगे कि इन परिस्थितियों का बीज का अंकुरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमें जानना है कि बीजों का अंकुरण कैसे होता है, किस किस परिस्थिति में, किस किस सिचुएशन में वो अंकुरित होते हैं। एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग समझते हैं। बगीचे की मिट्टी से भरे एक जैसे 4 गमले लीजिए। प्रत्येक गमले में किसी फली जैसे सेम, राजमा, लोबिया के 4-4 बीज बो दीजिए। अब इन गमलों को 15 दिन के लिए निम्नलिखित स्थितियों में रखिए। ना हम लोग क्या करेंगे, एक गमला लेंगे, 4 गमला लेंगे, उसमें मिट्टी भर के उसमें कुछ फली वाले बीज बो देंगे, है ना, जैसे राजमा हो गया, सेम हो गया, है ना, लोबिया हो गया, और इसको 15 दिन के लिए रख लेंगे। उसके बाद क्या होगा, मिट्टी में जल मत नहीं डालना, इस गमले को सीधा सूर्य के प्रकाश में रखिए। मिट्टी को रख देंगे 15 दिन के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या होता है। चारों गमलों को हम बारी बारी से देखेंगे, है ना। जैसे एक ये वाला गमला है, का वाला गमला, सीधा सूर्य के प्रकाश में और जल रहित गमला। इसमें क्या करना है, सीधा सूर्य का प्रकाश में पड़ेगा और इसमें जल नहीं डालेंगे। खा वाले की क्या है, खा वाले में क्या है, इसमें सीधा सूर्य का प्रकाश और अत्यधिक जलयुक्त गमला, इसमें पानी हम लोग ज़्यादा डालेंगे, भरे रहेंगे पानी एकदम। ये क्या है, इसमें पूर्णतः अंधेरा रहेगा ना, जल सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा और मिट्टी कैसी रहेगी, नमी वाली। ये लास्ट वाली कंडीशन क्या है, इसमें सीधा सूर्य का प्रकाश में और नमी युक्त मिट्टी होनी चाहिए। देखो ये क्या है, सबसे आइडियल कंडीशन होगी कि मिट्टी में क्या हो, नमी हो और सनलाइट पड़ती रहे। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या है, अच्छी सिचुएशन नहीं है बीज के अंकुरण के लिए। उचित जो है प्रॉपर सिचुएशन नहीं है कि बीज क्या हो, अंकुरित हो। तो ऊपर अभी हमने जो चित्र में देखा है वही लिखा है कि इन गमलों में क्या क्या किया गया है, वही लिखा है। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। तालिका 10.2 में वायु, सूर्य के प्रकाश और जल की उपलब्धता को इंगित कीजिए। तालिका उसको भरिए। जब किसी बीज में अंकुर निकलता है तो उसे अंकुरित बीज कहते हैं। अंकुरित बीज क्या होता है, जब बीज में क्या निकले, अंकुर निकले। 7 से 10 दिनों तक गमलों में बीज अंकुरण की स्थिति का नियमित अवलोकन कीजिए। अपने अवलोकनों को तालिका में अंकित कीजिए। अपने पूर्वानुमानों की तुलना अपने अवलोकनों से कीजिए। हम जब गमले में बीज लगाएंगे और उसका 7 से 10 दिन में उनके बीजों में क्या अंकुरण हो रहा है, क्या चेंजेज आ रहे हैं, उसका हम अवलोकन करेंगे
और तालिका में इसको अंकित करेंगे और अपने पूर्वानुमान से क्या करेंगे, उसकी तुलना करेंगे। ये तालिका है, इस तालिका को ही भरना है। क्या आप सोचते हैं कि बीजों के अंकुरण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है? क्या प्रत्येक गमले में बीज को वायु, जल और सूर्य का प्रकाश मिल रहा है? क्या कोई ऐसा गमला है जिसमें बीजों को वायु नहीं मिल रही है? यदि ऐसा है तो यह क्यों नहीं मिल रही है? उन गमलों के बीजों का क्या हुआ जिसमें अत्यधिक जल डाला गया था? कौन से बीजों को वायु और जल दोनों प्राप्त हो रहे हैं? उन गमलों को पहचानिए जहां आपको बीजों का अंकुरण दिखाई दे रहा है। तो हमें जो तालिका भरेंगे उसको हम अध्ययन करेंगे और अपने अनुमान से तुलना करेंगे और पाएंगे कि कुछ में बीज आ गए हैं, है ना, कुछ में नहीं आए हैं। जिनमें हवा में नहीं मिल रही है, जिनमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, जिनमें जल ज़्यादा है, उनमें क्या चेंजेज है उसको हम लोग देखेंगे। क्या आपका अवलोकन आपके पूर्वानुमान से मेल खा रहा है? अपने अवलोकनों के पक्ष में संभावित कारणों को तालिका में लिखिए। अपने अवलोकनों के आधार पर बीज के अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाइए। तो हमने जो तालिका भरी है, जो अनुमान लगाया है, क्या वो सही है? अनुमान से मैच खा रहा है जो हमने देखा है बाद 10-15 दिन बाद, 7-8 दिन बाद? तो उसको क्या करिए, अपने अवलोकनों को अवलोकन के संभावित कारणों को तालिका में लिखिए और बताइए कि बीजों के अंकुरण के लिए क्या अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। बीज के अंकुरण के लिए वायु, जल और सूर्य के प्रकाश में क्या क्या अनिवार्य है? प्रत्येक गमले में उपलब्ध परिस्थितियों की तुलना कीजिए। फली के बीजों के अंकुरण के लिए जल और वायु की उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। फली के जो बीज होते हैं, फली वाले बीज होते हैं, उनको क्या चाहिए? पर्याप्त मात्रा में जल चाहिए और वायु की उपलब्धता चाहिए, है ना, तभी वो अंकुरित होंगे। बीजों को अंकुरण के लिए इन परिस्थितियों की आवश्यकता क्यों होती है? क्या आप ऐसे सोचते हैं कि इन परिस्थितियों में से किसी एक या एक से अधिक परिस्थितियों का अभाव बीज के अंकुरण को प्रभावित करेगा? जो अनुकूल परिस्थितियां उनकी, जैसे जल होना चाहिए, हवा होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश नहीं होना चाहिए, प्रकाश होगा तो अंकुरित नहीं होगा। तो इनमें से कोई अगर एक आध चीज़ ना हो तो क्या अंकुरण होगा? उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, अंकुरण पे प्रभाव तो पड़ना चाहिए, बिल्कुल पड़ेगा प्रभाव। आइए हम समझते हैं कि ये परिस्थितियां बीज के अंकुरण में किस प्रकार सहायता करती हैं। क्रियाकलाप में निम्नलिखित परिस्थितियों के प्रभाव देखे गए हैं। ये फली वाला बीज है ना, फली वाले बीज जैसे जिसमें 2 बीज पत्री होते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गई, इनमें क्या होते हैं? 2 फली वाले बीज होते हैं ना। इनके अंकुरण के बारे में बताया जाएगा अभी। बीजों के अंकुरण के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जल जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बीजों के अंकुरण के लिए जल आवश्यक होता है। जल बीजों को उनकी वृद्धि के लिए अनिवार्य प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम बनाता है। बीज के बाह्य आवरण को बीजावरण कहा जाता है। जल बीजावरण को मुलायम करता है और इसके अंदर के नन्हे भ्रूण को पौधों में विकसित होने में सहायता करता है। तो कुछ जल का क्या काम है? जल जो बाहरी आवरण है इसको क्या करता है? नम रखता है। तो अंदर से जो नन्हा पौधा निकलेगा उसको अनुकूल वातावरण देता है। तो जल अंकुरण के लिए क्या है? आवश्यक है। दूसरा क्या है? मिट्टी एवं वायु। बीजों को अंकुरण के लिए वायु की आवश्यकता होती है। बीज मिट्टी के कणों के बीज के स्थान में उपस्थित वायु का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी के कणों के बीच के स्थान के कारण जड़ आसानी से बढ़ती हैं। वायु कहाँ से मिलेगी? जो मिट्टी के जो कण होंगे उनके बीच में जो गैप होगा उसी में हवा भरी रहेगी और उसी से क्या करते हैं? वो हवा प्राप्त करते हैं और जो मिट्टी के कणों के बीच गैप है उसी में क्या होता है? जड़ों का भी विकास होता है। प्रकाश आवश्यक है ना, एवं अंधकार की परिस्थितियाँ। प्रकाश और अंधकार की परिस्थितियों के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश चाहिए या अंधकार चाहिए अंकुरण के लिए। हमने सीखा है कि फली के बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश अनिवार्य नहीं है। भाई इसको मिट्टी में बोते हैं, मिट्टी में तो लाइट रहती नहीं, तो अंधेरा चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? अंधेरा। प्रकाश अनिवार्य नहीं है। सामान्यतः अधिकांश बीजों को अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, किंतु अंकुरण के पश्चात नवोद्भिद की वृद्धि के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखो,
अंकुरण के लिए जब तक मिट्टी में बीज हम डाले हैं, जब तक उसका अंकुरण बाहर नहीं आ जाता मिट्टी में, तब तक तो प्रकाश नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही मिट्टी के बाहर आया वो नन्हा पौधा, उसके लिए क्या चाहिए? प्रकाश अति आवश्यक है। नवोद्भिद मतलब जो नया नया पौधा आता है उसके लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसकी वृद्धि और विकास के लिए प्रकाश आवश्यक है। उचित अध्याय उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार में आपने सीखा कि मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य और उचित वृद्धि के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार पौधों को भी उचित वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों एवं पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपके विचार से कौन कौन सी अन्य परिस्थितियां बीज के अंकुरण को प्रभावित करेंगी? जैसे मनुष्य को जीवन जीने के लिए, वृद्धि और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी अनुकूल परिस्थितियां चाहिए। उनको भी क्या चाहिए? उनको पोषक तत्व चाहिए, है ना, भोजन चाहिए जो पौधों का भोजन होता है। क्या आप जानते हैं कालियस और पिटूनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधों में बीजांकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन बीजों को मिट्टी से ढकने पर इनका अंकुरण बाधित होता है। वहीं कैलेंडुला और जीनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधों में बीजांकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है। इन बीजों को पर्याप्त मिट्टी से ढका जाना चाहिए। तो कालियस और पिटूनिया, ये जो दो पुष्पीय पौधे हैं, इनको अंकुरण के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। तो इनको क्या करते हैं? मिट्टी में नहीं रखते, है ना, ऊपर ही रखते हैं जहाँ पे प्रकाश मिले, मिट्टी के बाहर ही रखते हैं। आप बीजों को सजीव निर्जीव की श्रेणी में रखते हैं। सजीवों की कौन सी विशेषताओं के कारण आपने क्रियाकलाप में पौधों को सजीवों की श्रेणी में रखा? क्या क्रियाकलाप 10.2 में पौधों में वृद्धि दिखाई देती है? क्या सजीवों के अन्य कोई विशेषता इन पौधों में दिखाई देती है? आइए अब हम पौधों में स्पष्ट रूप से दिखने वाली एक अन्य विशेषता वृद्धि एवं गति का अध्ययन करते हैं। बीज क्या है? जब बीज में पौधा आ गया तो क्या हो गया? सजीव हो गया। तो किन कारणों से उनको हम सजीव की श्रेणी में रखते हैं उसको हम लोग देखते हैं कि उनमें विशेषता क्या होती है। जैसे वृद्धि और विकास, ये सजीव की विशेषता है, इसको हम लोग देखेंगे। पौधे सूर्य के प्रकाश के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? क्या सूर्य का प्रकाश पौधों के विभिन्न भागों की वृद्धि की दिशा को प्रभावित करता है? किसी पौधे को उल्टा रखे जाने पर इसकी जड़ और प्ररोह की वृद्धि किस दिशा में होगी? आप इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए क्रियाकलाप की योजना कैसे बनाएंगे? है ना, क्रियाकलाप करके हम लोग समझते हैं कि किसी पेड़ को उल्टा रख दिया जाए तो उसकी जड़ किधर जाएगी, है ना, और उसकी प्ररोह वृद्धि, प्ररोह मतलब उसका जड़ के अलावा जो भी भाग तना पत्ती वो किधर मतलब बढ़ेंगे, किस दिशा में वृद्धि होगा, इसको हम क्रियाकलाप से समझेंगे। कुछ फली अथवा चने के बीज लीजिए और उन्हें नम कपड़े या नम टिश्यू पेपर में अंकुरित होने दीजिए। उन्हें छोटी जड़ और छोटे प्ररोह वाले नवोद्भिद में विकसित होने तक अंकुरित कीजिए। अब कांच की 3 बीकर या गिलास लीजिए और उन पर का लेबल लगा दीजिए। हम लोग ये क्रियाकलाप कर रहे हैं। क्रियाकलाप के माध्यम से वृद्धि और विकास को हम लोग समझेंगे। कांच की 3 प्लेट लीजिए और मोटे कोमल सूती धागे की सहायता से प्रत्येक प्लेट की ओर सतह से मोटा ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर बांध दीजिए। प्रत्येक प्लेट पर एक नवोद्भिद को मोटे कोमल सूती धागे की सहायता से बांध दीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि नवोद्भिद क्षतिग्रस्त न हो, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब बीकर का और बीकर गा में नवोद्भिद युक्त कांच की एक प्लेट को सीधा रखिए, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो हम लोग चित्र के माध्यम से ही समझते हैं सीधा कि कैसे। ये देखो, ये चित्र बना हुआ है ना। सभी दिशाओं से आते सूर्य का प्रकाश में रखा सीधा पौधा। ये पौधा क्या है? सीधा रखा गया है। और इस पौधे को क्या रखा गया है? उल्टा रखा गया है। दोनों में लाइट पड़ रही है। बॉक्स के पिछले भाग में छेद, ये एक बॉक्स के अंदर एक पौधे को बांध दिया गया है और सिर्फ एक साइड में क्या किया गया है? छेद किया गया है ताकि सूर्य का प्रकाश उस पर पड़े। अन्य सभी भाग क्या है? बंद है। इसमें क्या, इन दोनों में क्या है? चारों ओर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। इसमें सिर्फ एक तरफ से, एक छोटे से छेद से आ रहा है प्रकाश। ठीक, पेड़ को सीधा रखा गया है। तो इसको हम अध्ययन करेंगे, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो हम एक डिब्बे में रखे हैं और खुले में रखे हैं, उल्टा करके पेड़ रखे हैं, इनकी वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
और अपने तालिका को पूरा करेंगे, तालिका को भरेंगे। जो भी उस पर प्रभाव पड़ेगा, जो हमारा उसके वृद्धि और विकास में जो पड़ेगा, उसको हम तालिका में भरेंगे। ये तालिका है, तालिका को पूरा करेंगे ना। सभी दिशा में प्रकाश आ रहा है तो प्ररोह पे पूरा अनुमान हम क्या लगाएंगे, अवलोकन करके क्या देखेंगे। सभी दिशा में प्रकाश आ रहा है, उल्टा करके पेड़ पौधे रख रहे हैं तो उसमें जड़ में क्या प्रभाव पड़ेगा, प्ररोह तंत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ एक दिशा में प्रकाश आ रहा है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हम तालिका में भरेंगे। अब हम समझते हैं इसका निष्कर्ष क्या होगा। आपके अवलोकनों के अनुसार बीकर का खा गा में जड़ और प्ररोह की वृद्धि की दिशा क्या है। क्या आपके अवलोकन और आपके पूर्वानुमान से मेल खाते हैं। आप इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। हम लोग जो क्रियाकलाप किए उससे हमें क्या निष्कर्ष निकला, उसके बारे में जानते हैं। ये देखो निष्कर्ष वाला ये फिगर है। इसमें देखो क्या हुआ है, चारों तरफ से जहाँ प्रकाश आ रहा है उसमें क्या हो, प्ररोह तंत्र ऊपर की ओर जा रहा है, जड़ किधर जा रही है, नीचे की ओर। इसमें भी जो उल्टा पौधा हम लोग रखे थे, इसमें भी देखो घूम के पौधा कहाँ चला गया, ऊपर की ओर चला गया, जड़ हमेशा नीचे ही रहेगी। और इसमें क्या है, बॉक्स वाले में जिसको चारों तरफ से बंद किए थे, सिर्फ एक छेद था, उसमें क्या होगा, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, प्रकाश जिस डायरेक्शन से आ रही है, पौधा भी उसी दिशा की ओर मुड़ के अपना वृद्धि करेगा, है ना। वही इस प्रयोग का यही निष्कर्ष है कि जो पौधों का विकास होता है उनको सूर्य की किरणें क्या होती हैं, प्रभावित करती हैं ना। सूर्य की दिशा जिधर रहेगी उधर पौधे का विकास ज़्यादा होगा, तो दिशा प्रभावित करेगी। इस प्रयोग के परिणाम हमने देखा कि पौधे को सीधा रखे जाने पर जड़ नीचे की ओर वृद्धि करती है और प्ररोह की वृद्धि ऊपर दिशा में होती है। यदि पौधा उल्टा रखा हो तो जड़ मुड़ जाती है और नीचे की ओर वृद्धि करती है, प्ररोह भी मुड़ जाता है और ऊपर की ओर ही वृद्धि करता है। मतलब जड़ नीचे ही जाएगी, चाहे जिधर जैसे ही पौधा रखो, और जो तना है, पत्ती है, वो कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। यदि पौधे को सूर्य का प्रकाश केवल एक दिशा से मिलता है तो प्ररोह प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है, जबकि जड़ नीचे की ओर वृद्धि करती है। क्रियाकलाप 10.3 करने के बाद हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधों के प्ररोह ऊपर की ओर बढ़ते हैं और सूर्य के प्रकाश की ओर गति प्रदर्शित करते हैं, जबकि पौधों की जड़ें नीचे की ओर गति करती हैं। तो इससे हमें क्या पता चला है कि पौधे भी क्या करते हैं, गति करते हैं, अर्थात वो सजीव की श्रेणी में आते हैं। हम लोग जगदीश चंद्र बसु से परिचित होंगे, थोड़ा बड़ा जानते होंगे, इनके बारे में और जानते हैं। जगदीश चंद्र बोस एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पौधों के साथ कुछ रोचक प्रयोग किए। उन्होंने प्रकाश, ताप, विद्युत और गुरुत्वाकर्षण जैसे उद्दीपनों के प्रति पौधों की अनुक्रियाओं को अंकित करने के लिए क्रिस्कोग्राफ नामक मशीन का निर्माण किया। इस मशीन से उन्होंने मापा कि पौधे कितनी तेजी से बढ़ते हैं। उन्होंने यह भी दर्शाया कि पौधे उद्दीपनों को महसूस कर सकते हैं और उनके प्रति अनुक्रिया कर सकते हैं। इन्होंने बताया था कि जैसे मनुष्य अनुक्रिया करता है उद्दीपनों के प्रति, वैसे पौधे भी कर सकते हैं, और एक मशीन का निर्माण किया। उस मशीन का नाम क्या था, क्रिस्कोग्राफ। अब हम लोग पौधे का जीवन चक्र समझते हैं। हमने सीखा कि अंकुरण के लिए अपेक्षित परिस्थितियों और पौधे कैसे बढ़ते हैं तथा गति प्रदर्शित करते हैं। आइए अब हम पौधे के संपूर्ण जीवन में होने वाले परिवर्तन के विषय में जानें। एक क्रियाकलाप के माध्यम से जानते हैं। एक फली का बीज लगाइए और उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त परिस्थितियों उपलब्ध कराइए। एक प्रयोग हम लोग करते हैं, फली वाला बीज लगा के, है ना, उसकी परिस्थितियां हम लोग देखते हैं कैसे बड़ा होता है, कैसे कैसे उसमें चेंज जाते हैं। सीधा हम लोग क्रियाकलाप प्रयोग के माध्यम से देखते हैं और तालिका को पूर्ण करते हैं और अपने कुछ प्रश्न है उनका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। किसी परिवर्तन के होने में कितना समय लगा, आपके द्वारा देखे गए विभिन्न परिवर्तन को तालिका में चित्रांकित कीजिए। कितनों दिनों के बाद पहला फूल दिखाई दिया। हम लोग पौधा लगाएंगे, उसको अवलोकन करेंगे ना, कितने दिनों बाद पहला फूल दिखाई दिया। फूल के कुछ भागों के सूखने के बाद क्या आपको कोई अन्य वृद्धि दिखाई दी। फूल के शेष भाग किस प्रकार की संरचना में विकसित हुए हैं। क्या आपने फूल से विकसित किसी बीज युक्त फली या फल को देखा। बीज युक्त फलों के बनने के बाद पौधों का क्या हुआ, है ना। हम इसको देखेंगे प्रयोग के दौरान कि ऐसे ऐसे चेंजेस कैसे हो रहे हैं। इस तालिका को भरेंगे, है ना।
तालिका में फली के पौधे की वृद्धि के संबंध में आपने जो अवलोकन अंकित किए हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए। फलों के बनने के बाद आपने क्या क्या परिवर्तन देखे? क्या आपके द्वारा इसमें निरंतर पानी डाले जाने के बाद भी पौधा पीला होकर सूख गया? अपने फली के पौधे से प्राप्त बीजों को उगाइए। देखिए कि बीज किस प्रकार फली के पौधों की नई पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। तालिका 10.4 में अपने द्वारा बनाए गए चित्र की तुलना चित्र 10.4 से कीजिए। जो हमने प्रयोग किया है उसको हम इस चित्र से तुलना करेंगे कि क्या समान है कि कुछ अंतर है। देखो इसमें क्या है, चित्र को ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बीज लेंगे। क्या करेंगे? बीज लेंगे, है ना। बीज को मिट्टी में डालेंगे तो उससे क्या होगा, नन्हा सा पौधा निकलेगा ना। फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, उसमें पत्तियां निकलेंगी और जड़ बनेगा। फिर उसमें क्या हो जाएगा, फूल निकलेंगे। क्या निकलेंगे? फूल निकलेंगे। फिर उसमें फूल से क्या बनेगा, फल बनेगा, है ना। फल को हम तोड़ लेंगे, उससे दाना क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। फल बनने के बाद पौधा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। पौधे का जीवन चक्र खत्म, मतलब एक उसका जीवन बीत गया। जैसे मनुष्य का जीवन बीतता है वैसे पौधों का भी एक टाइम पीरियड होता है कि इतने दिनों तक वो पौधे रहेंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। तो जब फल दिया उसके बाद क्या हो गया, पौधा पीला पड़ के सूख गया। फिर इस मटर के दाने से हम बीज निकालते हैं, फिर से बीज को बोएंगे, फिर से पौधा बनेगा। तो ये क्या होगा, ये चक्र चलता रहता है। जो चक्र है पौधे का लाइफ साइकिल है, ये क्या होगा, चलता रहेगा, है ना। इसको हम अपने प्रयोग द्वारा भी समझ सकते हैं, अपने घर में भी लगा के, पौधे को लगा के, उगा के। ये जैसे फली वाला कोई पौधा है, ऐसे अन्य भी पौधा हम लोग लगा के, जैसे मटर हुआ, चना हुआ, इसको बो के हम लोग देख सकते हैं। बीज एक पौधे के रूप में वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फूल और फल उत्पन्न करता है। इस उदाहरण में नई फलियां ही इस पौधे के फल हैं। नई फलियां ही इस पौधे के फल हैं। इनके भीतर बीज होते हैं जो इस पौधे की पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। बीज से पौधा और फिर बीजों की अगली पीढ़ी तक की संपूर्ण प्रक्रिया को पौधे का जीवन चक्र कहा जाता है। तो पौधे का जीवन चक्र क्या होगा, बीज से लेकर फल तक बनना क्या होगा, और फल से नया पौधा बनना। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहलाता है, जीवन चक्र कहलाता है। एक पौधा बढ़ना बंद कर देता है और अनिवार्य सभी परिस्थितियों की उपलब्धता के बाद भी उसमें जीवन की गतिविधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, तब उस पौधे को मृत मान लिया जाता है। जब पौधा बड़ा हुआ, फूल हुआ, फिर फल बना, फल के बाद क्या हो जाएगा, पेड़ मृत हो जाएगा। चाहे हम इसमें जितना पानी दें, खाद डालें, अनुकूल परिस्थितियां चाहे जितना बनाए रखें, लेकिन वो पौधा फिर नहीं चलेगा, हरा भरा नहीं रहेगा और मृत हो जाएगा। तो पौधे का क्या होता है, जीवन चक्र होता है। जीवन चक्र की परिभाषा क्या हुई, बीज से पौधा, पौधे से फिर बीज की अगली पीढ़ी तक की संपूर्ण प्रक्रिया जो होगी वो क्या कहलाएगी, पौधे का जीवन चक्र कहलाएगी। पौधों के जीवन चक्र के बाद हम लोग समझते हैं जंतुओं का जीवन चक्र। हमने एक पौधे के जीवन चक्र के विषय में जाना। हमने देखा कि पौधे का जीवन चक्र में अनेक परिवर्तन होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि समय के साथ जंतु कैसे बड़े होते हैं? फिर विभिन्न जंतुओं के बच्चों के रेखा चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। एक मच्छर का जीवन चक्र हम लोग समझते हैं। मच्छर का जीवन चक्र, अपने आसपास मच्छरों की भिनभिनाहट की ध्वनि सुनना हम सबके लिए एक सामान्य अनुभव है। मादा मच्छर खून चूसने वाले कीट हैं जिनसे मलेरिया, डेंगू और चिकुनगुनिया जैसी अनेक बीमारियों का संचरण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों, स्कूल के सूचना पट या जागरूकता अभियानों के माध्यम से जाना होगा कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम की जानी चाहिए। हमें सलाह दी जाती है कि अपने आसपास कहीं भी जल इकट्ठा ना होने दें। ऐसा क्यों? क्या स्थिर जल का मच्छरों के अंडे देने के साथ कोई संबंध है? हम लोग स्कूलों में सुनते हैं कि अपने घर के आसपास जल जमाव ना होने दें, जिससे उसमें मच्छर पनपें और हमको बीमार करें। अपने विद्यालय, घर और आसपास स्थिर जल का पता लगाने के लिए सुरक्षा परीक्षण, सेफ्टी ऑडिट का आयोजन कीजिए। यदि संभव हो सके तो किसी छोटे जीवों का अवलोकन करने के लिए एक हैंड लेंस लीजिए। कूलर के अंदर, गमलों और अन्य खुले पात्र ऐसे सामान्य स्थान होते हैं जहां स्थिर जल एकत्र होने की संभावना रहती है। आपको दो अलग अलग प्रकार के कृमि जैसे जीव
मिल सकते हैं। ये लार्वा और प्यूपा हैं जो मच्छरों के विकास के दौरान उनके जीवन की दो विशिष्ट अवस्थाएं। यदि आपको लार्वा और प्यूपा दिखाई देते हैं तो इसकी सूचना, तो हम देखो एक सूक्ष्मदर्शी लेंगे, है ना, उसकी सहायता से देखेंगे उसमें क्या दिखेगा हमको, लार्वा दिखेगा, लार्वा या प्यूपा दिखाएगा। ये क्या होता है, मच्छर पनपने की अवस्थाएं हैं। क्या हैं, अवस्थाएं हैं। मच्छर इन्हीं से बनेंगे, लार्वा और प्यूपा से ही। शिक्षक को दीजिए। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपायों के विषय में अपने शिक्षक और सहपाठियों से चर्चा कीजिए। लार्वा और प्यूपा के आकार में आपने क्या अंतर देखे हैं। लार्वा और प्यूपा कैसे, देखो ये प्यूपा है और ये क्या है, लार्वा है। इनके आकार में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, अंतर तो है। जल निकायों में देखे गए मच्छरों के लार्वा और प्यूपा बार बार जल की सतह पर आते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है। मच्छर के लार्वा और प्यूपा जल में रहते हैं और उन्हें श्वास लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। वे श्वास लेने के लिए जल की सतह पर आते हैं। जो लार्वा और प्यूपा हैं वो पानी में रहते हैं, लेकिन सांस लेने के कहाँ आते हैं, जल के ऊपर आते हैं, क्योंकि हवा वायु कहाँ मिलेगी, जल के ऊपर। मच्छरों के जीवन चक्र को किस प्रकार भंग किया जा सकता है। मैंने अपनी माताजी को स्थिर जल में मिट्टी का तेल छिड़कते हुए देखा है। और ऐसा क्यों करते हैं। मिट्टी का तेल जल की सतह पर एक पतली परत बनाता है। यह परत जल की वायु से पृथक कर देती है और लार्वा और प्यूपा श्वास द्वारा वायु ग्रहण नहीं कर पाते और परिणामतः वे मर जाते हैं। क्या होता है, मिट्टी का तेल डाल देते तो एक लेयर बन जाती है ना, तो लार्वा जो है लेयर बन जाएगी। लेयर हवा और पानी के बीच एक लेयर रहेगी, जिससे जो है जो लार्वा और प्यूपा आएंगे वो हवा नहीं ले पाएंगे और वो मर जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जल की सतह पर क्या डाल देना चाहिए, मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। आइए एक रोचक पहेली सुलझाएं। आप कैसे निर्णय लेंगे कि अंडा अवस्था के तुरंत बाद कौन सी अवस्था, लार्वा या प्यूपा पहले आती है ना। आप कैसे निर्णय करेंगे कि अंडा के बाद तुरंत कौन सी अवस्था आएगी, लार्वा आएगा या प्यूपा आएगा। कल्पना कीजिए कि आपको पोखर के जल से भरा एक पात्र दिया जाता है जिसमें लार्वा और प्यूपा है। इनकी अवस्थाओं का सही अनुक्रम पता करने के लिए एक क्रियाकलाप की योजना बनाएं, है ना। आपको जो तालाब या पोखर होता है उसके जल से भरा एक पात्र दिया जाता है ना, जिसमें लार्वा और प्यूपा है। अब इनकी अवस्था का सही क्रम हमको पता लगाना है क्रियाकलाप के माध्यम से। अपना क्रियाकलाप सृजन करने के लिए आप अवधि द्वारा बताई गई निम्नलिखित योजना की सहायता ले सकते हैं। पहला चरण, मेरे पास जल से भरा एक पात्र है जिसमें मच्छर के लार्वा और प्यूपा हैं। चरण 2, मैं 4-5 लार्वा और प्यूपा को समान जल वाले अलग अलग पात्रों में विभक्त करूंगी। चरण 3, मैं इनका एक अवस्था से अगली अवस्था में परिवर्तन देखने के लिए प्रतिदिन इनका अवलोकन करूंगी। क्या इन्होंने सृजन जो है एक योजना बनाने के लिए क्रियाकलाप कर रही हैं। इन्होंने पहला चरण क्या बताया कि मेरे पास जल से भरा एक पात्र है जिसमें लार्वा और प्यूपा है ना। मैं 4-5 लार्वा और प्यूपा को समान जल वाले अलग अलग पात्रों में रखूंगी। 4-5 जो लार्वा और प्यूपा हैं इनको समान जल वाले अलग अलग पात्रों में रखेंगे ना, और इनकी अवस्था का क्या करेंगे, अध्ययन करते रहेंगे। अलग अलग अवस्था परिवर्तन जो हो रही है समय के साथ प्रतिदिन, उसका क्या करती रहेंगी, ये अध्ययन करती रहेंगी। अगला चरण क्या है, यदि लार्वा प्यूपा में परिवर्तित होता है तो इसका तात्पर्य होगा कि लार्वा की अवस्था प्यूपा से पूर्व होती है। यदि इनका उल्टा होता है तो प्यूपा की अवस्था लार्वा की पूर्व होगी। देखो यदि लार्वा प्यूपा में चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब लार्वा क्या होता है, पहले बनता है, प्यूपा बाद में। अगर उल्टा हो रहा है तो प्यूपा पहले बनता है, लार्वा बाद में। 5वां चरण क्या है, मैं देखती रहूंगी कि मच्छर पहले किस पात्र में दिखाई देता है, लार्वा वाले या प्यूपा वाले, है ना, किस पात्र में दिखाई देगा। क्या किया गया है, 2 पात्र है, पात्रों में अलग, एक में लार्वा रखा गया है, एक में प्यूपा। तो देखते हैं किसमें पहले मच्छर बनेगा, लार्वा में मच्छर पहले बनता है लार्वा वाले पात्र में या प्यूपा वाले में। तो मान लो लार्वा वाले पात्र में पहले बन गया मच्छर, तो इसका मतलब लार्वा वाली स्थिति क्या है, प्यूपा के बाद की होगी। यदि प्यूपा वाले में पहले मच्छर बन गया तो प्यूपा वाली स्थिति लार्वा के बाद होगी। तो इससे हम पता चल जाएगा कि प्यूपा पहले बनता है कि लार्वा।
ये अवलोकन वृद्धि एवं विकास के सही अनुक्रम को जानने में हमारी सहायता करेंगे। अब कल्पना कीजिए कि आपको पोखर के जल से भरा एक पात्र दिया जाता है जिसमें लार्वा और प्यूपा हैं। उन्हें पात्र से अलग किए बिना यह निश्चित करने के लिए कि दोनों अवस्थाओं में से पहले कौन सी अवस्था आएगी, आप क्रियाकलाप की किस प्रकार की योजना बनाएंगे, है ना। आपको दिया जाए दोनों, जिसमें दोनों मिक्स हों, प्यूपा और लार्वा, तो आप कौन सी योजना बनाएंगे कि इनकी अवस्था हमको पता चले। एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को हम लोग देखते हैं। मच्छर का जीवन चक्र क्या होता है? मच्छर का जीवन चक्र, देखो पहली अवस्था क्या है? अंडा बना। क्या है? अंडा बना। दूसरी अवस्था क्या है? लार्वा बना। क्या बना? लार्वा। तीसरी अवस्था क्या बना? प्यूपा, है ना। और चौथी अवस्था क्या बन गया? एक मच्छर बन गया। सबसे पहले अंडा आएगा, अंडा से फिर क्या आएगा? अंडा से आया लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से मच्छर, है ना। तो अंतिम अवस्था क्या हुई? मच्छर। प्रथम अवस्था क्या हुई? लार्वा। बीच की अवस्था क्या हुई? प्यूपा। आइए मच्छर के जीवन चक्र की इन अवस्थाओं के विषय में और अधिक जानें। मच्छर अपने जीवन चक्र में 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। ये अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क अवस्था है। चित्र में जैसे ऊपर दिखाया गया है कि 4 अवस्थाएं होती हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क मच्छर। प्यूपा से निकला वयस्क मच्छर, प्यूपा से निकला वयस्क मच्छर जल की सतह पर थोड़ा विश्राम करता है ना। प्यूपा से जब मच्छर निकलता है, वयस्क मच्छर, ये क्या करता है? जल की सतह पे क्या करता है? विश्राम करता है और फिर उड़ जाता है। वयस्क मच्छर 10 से 15 दिन तक जीवित रह सकता है। एक मच्छर कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? 10 से 15। इनका जीवन काल क्या है? 10 से 15 दिन, है ना। 10 से 15 दिन तक ये क्या हो सकते हैं? जीवित रह सकते हैं। हमने देखा कि एक मच्छर अपना जीवन अंडे, है ना, पहली अवस्था के रूप में आरंभ करता है। मच्छर क्या करता है? पहले अंडा देता है, उसकी प्रथम अवस्था होती है। अंडे का विकास लार्वा में होता है, दूसरी अवस्था होती है ना। उसके बाद लार्वा का विकास प्यूपा, तीसरी अवस्था के रूप में होता है। और प्यूपा वयस्क मच्छर जो उसकी चौथी अवस्था और अंतिम अवस्था में परिवर्तित होता है। वयस्क मादा मच्छर सीधे जल पर या जल के समीप अंडे देती हैं। जो मादा मच्छर होती है वो कहाँ अंडा देंगे? अपना जल पे या जल के समीप। और यह चक्र चलता रहता है, मतलब उनका जीवन काल चलता रहता है। मच्छर के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान उनकी बाह्य आकृति, शरीर के आकार और संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। अंडे का आकार लार्वा से बहुत भिन्न होता है और लार्वा प्यूपा से बहुत भिन्न दिखाई देता है। प्यूपा वयस्क मच्छर से बहुत भिन्न दिखाई देता है। क्या यह कल्पना करना आसान है कि मच्छर एक प्यूपा से निकलता है? हमने अभी देखो आकार देखा था ना पीछे कि कैसे इनका आकार है। तो सबका आकार क्या है? लगभग अलग अलग आकार है। सबका आकार क्या है? अलग अलग है। अंडा कैसा है ना। एक मिनट, ये देखो, ये अंडा है ना, लंबा लंबा। उसके बाद लार्वा देखो, लार्वा क्या है? ये है लंबा, लेकिन इसके तो बाल निकले हैं। अब प्यूपा देखो, इसकी अवस्था क्या है? आगे थोड़ा टोपी नुमा है। तो इसके बाद मच्छर सबसे अलग इसका संरचना है। तो सबकी संरचनाएं क्या है? आकृति क्या है? अलग अलग है। क्या आप जानते हैं रेशम कीट, सिल्क मॉथ जिसको बोलते हैं, भी जीवन की 4 अवस्थाओं से गुजरता है। जो रेशम कीट होते हैं वे भी जीवन की 4 अवस्थाओं, जैसे मच्छर वैसे ये भी 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। नंबर 1 जैसे अंडा, फिर लार्वा, प्यूपा और उसके बाद वयस्क, है ना। वयस्क रेशम कीट अंडे लार्वा के रूप में स्फुटित होते हैं और फिर आकार में बढ़ते हैं। प्यूपा में परिवर्तन होने से पहले लार्वा धागे जैसा पदार्थ स्रावित करते हैं जो उनके चारों ओर लिपट जाता है। ये वो रेशे हैं जिनका उपयोग रेशमी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। भारत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के VIC ने रेशम के उत्पादन के लिए अनेक केंद्र स्थापित किए हैं। तो रेशम कैसे बनता है? जो प्यूपा होता है, तो प्यूपा से पहले, है ना, लार्वा में धागे जैसी पदार्थ क्या होता है? स्रावित होता है, जो उसके चारों ओर लिपट जाता है। वही क्या बनता है? आगे चल के रेशा बनता है, धागा बनता है। ये रेशम कीट का भी जीवन के चक्र है जिसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। मच्छर की भांति 4 अवस्थाएं होती हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क रेशम कीट।
इसके बाद हम लोग मेढक का जीवन चक्र देखते हैं, एक क्रियाकलाप से समझते हैं इसका। अवधि और आयुष आज पूरी माँ की शर्ट और फुल पैंट पहने हुए हैं। एक सप्ताह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वे अपने सहपाठियों के साथ एक क्रियाकलाप करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अपने विज्ञान शिक्षक के मार्गदर्शन में थोड़ा सा चलने के बाद वे एक उथले तालाब पर पहुंचते हैं। यह स्थान पेड़ों और लंबी घास से घिरा हुआ है। शिक्षक उन्हें बिना कोई छेड़छाड़ किए थोड़ी दूर से सब कुछ देखने के लिए सचेत करते हैं ना। अवधि और आयुष जो है जा रहे हैं कहाँ पे, जा रहे हैं क्रियाकलाप करने के लिए, बाहर जा रहे हैं। तो रास्ते में उनको क्या मिला, एक तालाब मिला जहाँ पे पेड़ हैं और बड़ी बड़ी घासें हैं। तो शिक्षक उन्हें कहते हैं कि आप लोग दूर से ही देखिएगा, कोई छेड़छाड़ मत करिएगा ना, सावधानी पूर्वक देखिएगा दूर से ही। आप सब भी बारिश के मौसम में एक मार्गदर्शक के साथ छोटे जल निकाय पर जा सकते हैं और उपयुक्त सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग बरसात के मौसम में तालाब वालाब किनारे जाइए, देखिए क्या होता है वहाँ पे, कैसी आवाज़ें आती हैं, कौन कौन से जीव आपको दिखते हैं। आप तालाब के किनारे जल की सतह पर सफ़ेद जेली जैसे किसी पदार्थ का अवलोकन कर सकते हैं, जैसा कि चित्र 2.7 में दिखाया गया है। यह जेली जैसा पदार्थ जल में या उसके आसपास उगने वाले किसी पौधे के साथ भी संलग्न हो सकता है। यह जेली जैसा पदार्थ मेढक के अंडे का समूह होता है, जिसे जलांडक के रूप में जाना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अपने घर के आसपास जो तालाब होते हैं, वहाँ एक तरह से झिल्ली जैसी एक संरचना होती है ना, एकदम पानी के ऊपरी सतह पर जेली जैसा होता है, चिपचिपा, उसे ही क्या कहते हैं, जलांडक कहते हैं। ये क्या होता है, मेढक के अंडे होते हैं। चित्र में दर्शाए गए मेढक के जीवन चक्र की सभी अवस्थाओं की विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। आप दी गई अवस्थाओं का अनुक्रम कैसे सुनिश्चित करेंगे। कुछ अवस्थाएं अपने आरंभिक और अंतिम आकारों में स्पष्ट परिवर्तन दर्शाती हैं। इन परिवर्तनों को तालिका में सूचीबद्ध कीजिए। आगे हम देखते हैं इनके जीवन चक्र को, और उसमें जो परिवर्तन होता है उसे एक सूची में हम क्या करेंगे, अंकित करेंगे। ये मेढक का क्या है, जीवन चक्र है ना, उनकी विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, अंडा है ना, जो जेली जैसा होता है, तालाब में छोटे छोटे होते हैं, उसमें दाने जैसे दिखते हैं। उसके बाद ये दूसरा अवस्था ये है ना, आकार में थोड़ा आकार बना, अंडे का क्या हुआ, आकार बना, छोटा सा एक नवजात बना। उसके बाद ऐसी संरचना बनी है ना, फिर इस तरह बना ये। उसके बाद लास्ट में मेढक के जैसे बना है ना। फिर ये मेढक क्या हुआ, अंडा दिया और ये फिर से जेली जैसा बन गया। तो मेढक का क्या है, जीवन चक्र है, पूरा मेढक का जीवन चक्र है। इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है उसको हमें सूचीबद्ध करना है। तो विभिन्न अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है उसको इस सूची में अंकित करना है। कुछ अवस्थाएं एक साथ रखी गई हैं, जैसे चित्र 10.7 में का और चा अवस्थाओं को अवस्था 1 में रखा गया। आपको मेढक के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं मिलेंगी। हमने जो ऊपर पढ़ा उसमें कुछ अवस्थाएं क्या हैं, एक साथ रखी गई हैं, जैसे का है ना और चा को। ये क्यों है, क्योंकि अंतिम अवस्था फिर यही आ जाएगी ना। तो ये अंडे वाली अवस्था है। कौन सी अवस्था है, अंडे वाली अवस्था है। तो आगे हम लोग देखते हैं। आपको मेढक के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं मिलेंगी। पहली अवस्था अंडावस्था है, जो भ्रूण अवस्था में परिवर्तित होता है। दूसरी अवस्था क्या है, टैडपोल अवस्था, जिसमें पहले पूंछ युक्त तथा पैरविहीन प्रारंभिक अवस्था और पीछे के पैरों सहित बाद की अवस्था होती है। तीसरी अवस्था क्या है, मंडूकक फ्रॉगलेट अवस्था है ना। और नंबर 4 क्या है, वयस्क मेढक, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कितनी प्रमुख अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं है ना। पहला क्या बनता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण से आकार में परिवर्तन होता है। दूसरा है टैडपोल अवस्था है ना, जिसमें पहले पूंछ युक्त और पैरविहीन प्रारंभिक अवस्था होती है ना। उसके बाद क्या होता है, तीसरी अवस्था है मंडूकक या फ्रॉगलेट अवस्था, और चौथी अवस्था क्या है, मेढक का मतलब एक तरह से वयस्क मेढक है ना, उसको चौथी अवस्था है। तो ये देखिए 4 अवस्थाओं को दिखाया गया है इसमें, इस चित्र में चारों अवस्थाओं को क्या किया गया है, दिखाया गया है। जैसे ये पहली अवस्था क्या है, जलांडक, पहला दिन ये देखो अंडा बन रहा है। दूसरी अवस्था क्या है ना, ये भ्रूण बन रहा है ना।
क्या अवस्था है? भ्रूण 3 से 4 दिन में ये बन जाता है। पहले दिन ये होता है, 3 से 4 दिन में ये भ्रूण बन जाता है। भ्रूण की पहली अवस्था है ना। फिर भ्रूण की क्या है ये दूसरी अवस्था। इसमें क्या होता है, पूंछ के साथ टैडपोल, एक देखो पूंछ बन गया है ना, पूंछ वाली जैसी आकृति बन गई है। ये 7 से 10 दिन में होता है। फिर उसके बाद ये अगली अवस्था क्या है, इसमें क्या बनते हैं, देखो पैर छोटे से बन गए। देखो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, पैर भी बन गया है ना। भ्रूण में क्या हो गया है, पैर भी बन गया है। तीसरी अवस्था क्या है, मंडूकक अवस्था। क्या है, मंडूकक अवस्था है ना। इसमें क्या देखो, पिछले पैर भी बन गए, अगले पैर भी बन गए, इसकी पूंछ भी बन गई है। लास्ट अवस्था क्या है, जो 14 सप्ताह के बाद बनती है ना। ये पूरा वयस्क मेढक है ना, ये 12 सप्ताह के बाद बनता है। ये समय भी दिया गया है और कैसे इनकी अवस्थाएं होती हैं, कैसे इनकी आकृति होती है, वो भी इसमें बताया गया है। कौन सी अवस्था की अवधि सबसे कम होती है? क्या मेढक के जीवन चक्र विभिन्न अवस्थाओं के दौरान उनके आवास में कोई परिवर्तन होता है? जितने भी चेंजेस होते हैं सब कहाँ होते हैं, पानी में ही होते हैं, जहाँ पे वो अंडा रहता है। मेढक जो अंडा देता है उसी पानी में ही सारी अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। उस अवस्था में विशिष्ट विशेषताएं किस प्रकार सहायक होती हैं? चित्र का अवलोकन कीजिए। आप देखेंगे कि टैडपोल के पिछले पैर विकसित हो गए हैं, किंतु फिर भी उनकी पूंछ है। पूंछ उन्हें जल में तैरने में सहायता करती है। जो हमने ऊपर चित्र देखा ना, जो एक अवस्था थी जिसमें पैर बना है, फिर आगे वाले पीछे वाले पैर बने और पूंछ भी बना है। पूंछ क्या करती है, उनको जल में तैरने में सहायता करती है। धीरे धीरे टैडपोल छोटे मेढक की तरह दिखने लगते हैं, जिन्हें मंडूकक कहते हैं। वे अब भी जल में रहते हैं, लेकिन कुछ समय थल पर भी बिताना आरंभ कर देते हैं। वे बड़े होते जाते हैं और उनकी पूंछ पूर्णतः लुप्त हो जाती है। उनके पैर बलवान हो जाते हैं, जिससे उन्हें कूद कर स्थल पर आने में सहायता मिलती है। पूर्ण विकसित मेढक बनने पर वे जल और थल दोनों में रहने लगते हैं। देखो प्रारंभ में क्या होता है, उनमें पूंछ होती है ताकि पैर विकसित नहीं होते उतने ज़्यादा, तो क्या करते हैं, वो पानी में तैरने में उनको सहायता मिलती है। लेकिन जैसे जैसे वयस्क मेढक बनते हैं, पूंछ क्या होती है, खत्म हो जाती है, उनके पैर मजबूत हो जाते हैं, जिससे उछल उछल के चलते हैं, थल पे भी आ सकते हैं और जल में भी जा सकते हैं। आपके विचार से क्या पक्षी भी जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं? जंतुओं का जीवन चक्र पौधों के जीवन चक्र से किस प्रकार भिन्न होता है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं, एक प्रश्न इनका है। इन दोनों प्रश्न का उत्तर हम लोग आगे देखते हैं। पौधे और जंतु सजीव जगत का एक भाग हैं। वे अपने जीवन काल में अनेक परिवर्तनों से गुजरते हैं। हमने सीखा कि एक छोटा सा पौधा वृद्धि करके एक बड़े वृक्ष में पर विकसित हो जाता है। हमने यह भी सीखा कि जंतु किस प्रकार वृद्धि करते हैं और बच्चे से वयस्क में परिवर्तित होते हैं। प्रत्येक जंतु की यह यात्रा भिन्न होती है, जो उसे अनोखा और विशिष्ट बनाती है। सबकी अपनी एक विशिष्ट ये चीज़ें जो है, चेंज होना, उनमें जीवन में बदलना, बच्चे से वयस्क बनना, ये सबका क्या है, अलग अलग है, भिन्न है, जिससे जो से वो विशिष्ट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। हमने प्यूपा की कोट में और टैडपोल को मेढक में परिवर्तित होते हुए देखा है। इस प्रकार के परिवर्तन पौधों और जंतुओं के जीवित रहने और अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हमें भी उनका और उनके आवास स्थानों का ध्यान रखना चाहिए। उनके आवास विकसित और सुरक्षित करके हम इस समृद्ध सजीव में योगदान दे सकते हैं। तो जिसमें जीव जंतु रहते हैं, उनको हमें क्या करना है, सुरक्षित करना है। कैसे करेंगे, उनके आवासों का संरक्षण करके। जैसे जो जलीय जीव हैं वो जल में रहते हैं, तो उनके जल को हम ऐसा रखें कि वो वहाँ पे निर्वहन कर सके, अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो जल को क्या करें, प्रदूषण से मुक्ति दिलाएं, जल प्रदूषण कम करें। जो पेड़ पौधे पे रहते हैं, पक्षियाँ रहती हैं, इसलिए वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें, जिससे उनका घर मतलब घर क्या हो, सुरक्षित रहे और वो अपना जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार आपका ये अध्याय समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आपको पढ़ने में कैसा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट से अपनी प्रतिक्रिया दें। और वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक